हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो शक्तिशाली मुगल शासक होते हैं, उस शक्तिशाली मुगल शासक का जब से सबसे अंतिम क्या होता है, जो सबसे अंतिम शासक होता है औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औरंगजेब से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आपको बताया जा रहे हैं, वह महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, वहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं बिंदुओं को आपको बताया जा रहा है। इस क्रम में हम लोग जो आज का सेशन होगा, आज के सेशन में बात करेंगे जब औरंगजेब दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं या दक्षिण भारत की तरफ अभियान करते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत में जाने के पश्चात किन किन राज्यों को या किन किन सूबों को वहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं, और उन विजय को कह सकते हैं जब उन सूबों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उनको वे दिल्ली राज्य में या कह सकते हैं अपने साम्राज्य में सम्मिलित करते हैं, या उन्हें एक स्वतंत्र शासक के रूप में संचालन करने देते, सिर्फ वहाँ से कर अपने राज्य के लिए लेते थे। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग आज की कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन होता है, प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल के सेशन को देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या अध्ययन किया था। अगर जो कल का सेशन रहेगा जिसमें आप कुछ एक या दो पॉइंट भूल गए हों या याद नहीं होगा, तो उससे जब रिवीजन कराया जाएगा तो वह आपको आसानी से याद आ जाएगा। चलिए, कल के सेशन में हमने ये अध्ययन किया था कि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने कैसे अपने बेटे के पीछा करते हुए कह सकते हैं, उन्होंने जब अकबर जो होते हैं, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं अकबर जो होते हैं, वे विद्रोह कर देते हैं। उस विद्रोह को दमन करने के लिए जो औरंगजेब होते हैं, वे दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं या दक्षिण भारत की तरफ विजय के लिए निकलते हैं। जब वे दक्षिण भारत की तरफ विजय की तरफ निकलते हैं तो जो उनके पुत्र होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले तो जो उनके पुत्र होते हैं मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से वे दक्षिण भारत भाग जाते हैं। क्या होता है, अकबर जो होते हैं वहाँ से दक्षिण भारत भाग जाते हैं। फिर औरंगजेब जो होते हैं वहाँ से दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं या दक्षिण भारत जाते हैं। जब ये बात है जो अकबर होते हैं या जो औरंगजेब के पुत्र होते हैं उनको पता चलती है, तो वे दक्षिण भारत से छोड़ के कह सके दक्षिण भारत से वे फारस की तरफ भाग जाते हैं। वे क्योंकि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब से जो अकबर होते हैं इतना डरते थे, डर की वजह से वे दक्षिण भारत छोड़ के फारस चले जाते हैं। फारस पे काफ़ी खपा वे फारस जाते हैं। जो अकबर होते हैं, क्या होता है, अकबर वहाँ से फारस भाग जाते हैं। फारस में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? दक्षिण भारत से वे भाग के कहाँ चले जाते हैं? अकबर फारस चले जाते हैं। फारस में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब जब दक्षिण भारत की तरफ आ जाते हैं तो उसके बाद वे उत्तर भारत की तरफ नहीं जा पाए। क्या हो, वो दक्षिण भारत की तरफ जब रुख करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ आ जाते हैं तो वे उत्तर भारत की तरफ नहीं जा सके। और अंत में देखा जाए तो जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत की तरफ हुई, दक्षिण भारत में हुई। क्या होता है, अंत में औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई। एक इतिहासकार होते हैं, क्या होता है, एक इतिहासकार होते हैं यदुनाथ सरकार। कौन होते हैं? यदुनाथ सरकार ने एक इतिहासकार हैं जो यदुनाथ सरकार है। उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि जिस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार वाटालू का जो युद्ध होता है, क्या होता है, जिस प्रकार वाटालू का युद्ध नेपोलियन के लिए पतन का कारण सिद्ध हो। क्या होता है, जिस प्रकार वाटालू का जो युद्ध होता है नेपोलियन के पतन का कारण होना, उसी प्रकार जो औरंगजेब होते हैं और दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। आप कह सकते हैं औरंगजेब जो होता है शासक कहाँ कर रहे थे, शासन कर रहे थे दिल्ली में, और आके मरते कहाँ हैं, या कह सकते हैं उनका जो अंत होता है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में होता है। ये आपको बताया गया था का जो सेशन होता है, या कह सकते हैं जो आज की क्लास होती है, आज की क्लास में हम बात करेंगे। अभी आपको बताया गया जब वे दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं, जब दक्षिण भारत में उन्होंने कई विद्रोहों का सामना करते हैं। उन विद्रोहों में जो महत्वपूर्ण विद्रोह होता है विजयपुर होता है और गोलकुंडा होता है। इन विद्रोहों को कह सकते हैं, या जो ये सूबे थे, इन सूबे के जो सूबेदार होते हैं वे विद्रोह करते हैं, विद्रोह को दमन करते हैं। दमन करने के पश्चात जो बीजापुर होता है उनको अपने अधीन कर लेते हैं। क्या होता है, बीजापुर को अपने अधीन कर लेते हैं। आज की क्लास में देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा पहली हेडिंग जो होगी औरंगजेब का दक्षिण भारत की तरफ रुख। औरंगजेब का दक्षिण भारत की तरफ रुख, दक्षिण भारत विजय कर दीजिए आप। क्या होता है, दक्षिण भारत विजय। अब इस विजय के अंतर्गत हम लोग पहले बात करेंगे बीजापुर। कौन होता है? बीजापुर। किसकी बात करेंगे? बीजापुर। जो औरंगजेब होते हैं, आखिर जब बीजापुर का जो क्षेत्र होता है, जो बीजापुर का सूबा होता है, वहाँ के जो शासक होते हैं, वहाँ के शासक कौन होते हैं? सुल्तान सिकंदर शाह आदिल होते हैं। क्या होते हैं? जो वहाँ के शासक होते हैं सुल्तान सिकंदर शाह आदिल होते हैं। कौन होते हैं? यहाँ के जो शासक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखे गए, यहाँ के जो शासक होते हैं, यहाँ के जो शासक होते हैं सुल्तान सिकंदर शाह आदिल, सिकंदर शाह आदिल।
ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, बीजापुर क्षेत्र होता है, बीजापुर बीजापुर का जो क्षेत्र होता है उसके लिए सूबेदार होते हैं या कह सकते हैं शासक होते हैं। वे बीजापुर क्षेत्र पे अपना नियंत्रण रखे थे। वहीं पे वो जो बीजापुर क्षेत्र होता है उसका स्वतंत्र पूर्व संचालन कर रहे थे। कौन थे? सिकंदर शाह आदिल जो होते हैं, या सिकंदर शाह जो आदिल होते हैं, वे बीजापुर के शासक होते हैं। जब बीजापुर के ये शासक होते हैं और औरंगजेब के बीच, इन दोनों के बीच कह सकते हैं युद्ध होता है। इन दोनों बीच कह सकते हैं, इन दोनों जो क्षेत्र होता है या कह सकते इन दो जो शासक होते हैं, बीजापुर के जो शासक होते हैं आदिल शाह, और दक्षिण भारत की तरफ जो रुख किए रहते हैं औरंगजेब करते हैं, औरंगजेब के बीच इन दोनों कह सकते हैं दोनों सेनाओं के बीच दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में उस युद्ध में औरंगजेब की जो सेना होती क्या थी? औरंगजेब की सेना विजय होती। विजय होने के पश्चात जो बीजापुर का क्षेत्र होता है क्या होता है? बीजापुर का जो क्षेत्र होता है उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं, या मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर औरंगजेब की सेना, यहाँ पे लिखेगा औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना। अब लिखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे दोनों में युद्ध होता है, युद्ध। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेगा औरंगजेब की सेना विजय, औरंगजेब की सेना क्या होती है? औरंगजेब की सेना क्या होती है? इसको यहाँ पे विजय होते हैं। विजय होने के पश्चात जब ये औरंगजेब होते हैं इस क्षेत्र पे विजय जो कर सकते हैं, बीजापुर का क्षेत्र होता है उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र को लिखेगा, जो बीजापुर क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अधीन, मुगल साम्राज्य के अधीन, साम्राज्य के अधीन अधीन कर लेते हैं, अधीन कर लेते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो दक्षिण भारत का जो महत्वपूर्ण सूबा होता है, या जो दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होता है, बीजापुर क्षेत्र पे किसका इस समय अधिकार हो गया? इस समय बीजापुर के क्षेत्र पे अधिकार हो गया औरंगजेब का क्षेत्र, औरंगजेब का अधिकार हो गया। क्या होता है? इस समय अधिकार किसका है? दक्षिण भारत के क्षेत्र पे जो बीजापुर क्षेत्र होता है, औरंगजेब ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उसको विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के पश्चात वह क्षेत्र को उन्होंने अपने साम्राज्य कह सकते हैं मुगल सेना के अंतर्गत उसे, या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उसे सम्मिलित कर लेते हैं। देखिए अब एक बिंदु यहाँ से याद रखिएगा, जैसे इन्होंने सम्मिलित तो कर लिया, कब सम्मिलित किया? अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो दक्षिण भारत की तरफ जो औरंगजेब होते हैं उन्होंने जब रुख किया, उन्होंने बीजापुर क्षेत्र पे बीजापुर जो क्षेत्र होता है उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसको किस वर्ष विजय प्राप्त करने क्या होता है? बीजापुर शासक होता है क्या होता है? बीजापुर जो शासक होता है, बीजापुर जो शासक है या कह सकते हैं बीजापुर का जो क्षेत्र होता है, औरंगजेब ने उस पर विजय कब प्राप्त कर ली? अगर यहाँ पे बात कर ली उनकी सेना विजय प्राप्त कर ली, यहाँ पे देखिए कब प्राप्त कर ली ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे, ये होता है 22 फरवरी 1686 ईस्वी को। क्या होता है? उसमें विजय कब प्राप्त कर लेते हैं? जो औरंगजेब की सेना होती है 22 फरवरी 1686 ईस्वी को उस बीजापुर क्षेत्र पे उन्होंने अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के पश्चात उसको मुगल सेना या मुगल साम्राज्य में इस क्षेत्र को अधिकार कर लेते हैं या उससे सम्मिलित कर लेते हैं। अब हम लोग जो अगला बिंदु होता है, अगला बिंदु के बारे में क्या कह सकते हैं? अगले क्षेत्र के बारे में जो बात करेंगे, गोलकुंडा का क्षेत्र होता है। क्या होता है? गोलकुंडा का क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र को किस हिसाब कह सके, उस क्षेत्र पे कैसे उन्होंने अधिकार कर लेते हैं, वहाँ का शासक कौन होता है, किस वर्ष अधिकार करते हैं, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने के चांस है, इन सब के बारे में देखेंगे। अगले बिंदु की बात करें, देखिए वहाँ के जो शासक होते हैं अब्दुल हसन होते हैं। कौन होते हैं? शासक जो गोलकुंडा के जो शासक होते हैं अब्दुल हसन होते हैं। औरंगजेब ने गोलकुंडा को चारों तरफ से घेर लिया। क्या होता है? पहले तो जो औरंगजेब होते हैं अपने रणनीतियों की वजह से जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब चारों तरफ से घेरने के पश्चात काफ़ी दिन तक जो युद्ध होते हैं, पहले क्या होता था, एक दो दिन में युद्ध नहीं होता था, कई वर्षों तक लग जाता है। जैसे अभी आप मान लीजिए वर्तमान समय में जो पहले घटना होती थी, जैसे रूस और यूक्रेन के जो युद्ध देखेंगे, लगभग 3-4 साल तक वो युद्ध चलता था। पहले भी ऐसे ही युद्ध चलते थे कि किसी भी साम्राज्य को विजय प्राप्त करने के लिए या कोई किला विजय प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता था। तब कोई क्षेत्र विजय प्राप्त करते थे या कोई राजा दूसरे राजा को अपना क्षेत्र देता था। वही होता है, औरंगजेब ने जब गोलकुंडा के क्षेत्र पे चारों तरफ अपना जो कह सकते हैं उसको घेर लेते हैं गोलकुंडा क्षेत्र को, और उसी के साथ साथ जो गोलकुंडा के क्षेत्र में कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो भ्रष्ट होते थे, अपने राजा से नफरत करते थे, और कुछ ऐसे अधिकारी होते थे इतना भ्रष्टाचार होते थे पैसे के लिए भी कुछ भी कर सकते थे। क्या है? पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ ऐसे ही अधिकारी औरंगजेब के साथ औरंगजेब का सहयोग मिलता है। क्या होता है? कुछ अधिकारियों को औरंगजेब से ऐसे पता चलती है, औरंगजेब को सहयोग मिलता है, तो औरंगजेब ने उन अधिकारियों के सहयोग से वो जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं। क्या होता है? उस गोलकुंडा क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं।
उन जब कह सकते हैं जो भ्रष्टाचार या भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे, वे भ्रष्ट अधिकारी को क्या चाहिए, सिर्फ उनको धन से मतलब है। क्या है? अर्थ, धन से मतलब है। औरंगजेब ने उन्हें धन देते हैं, कह सकते हैं पैसा देते हैं। पैसा देने के पश्चात जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है वे उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या होता है? 1686 ईस्वी में उन्होंने तो सबसे पहले क्या होता है, 1686 ईस्वी में आप कह सकते हैं गोलकुंडा पे उन्होंने घेराव किया। क्या सकता है? गोलकुंडा क्षेत्र पे उन्होंने घेराव किया। 1687 ईस्वी में वे उस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेते हैं। क्या होता है? उस क्षेत्र को अपना कब्जा कर लेते हैं या उस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और इस प्रकार अंत में जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उसको वे अपने साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। ये इसकी कहानी होती है। अब हम लोग इसके बारे में सीधा लिखते चलेंगे, कौन कौन जो जो अभी बताया गया आपको वो बिंदु वहाँ पे लिखते चलेंगे। देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, कह सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसपे उन्होंने औरंगजेब ने अधिकार करते हैं, वह गोलकुंडा क्षेत्र होता है। क्या होता है? दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, यहाँ पे लिखिएगा दूसरा गोलकुंडा। पहले पे क्या होता है? पहले बीजापुर होता है, दूसरा गोलकुंडा। गोलकुंडा क्षेत्र पे क्या होता है? गोलकुंडा क्षेत्र पे जो औरंगजेब होते हैं कैसे अधिकार कर लेते हैं। अधिकार की बात कीजिए तो जो वहाँ के सुल्तान होते हैं, गोलकुंडा क्षेत्र के सुल्तान को होते हैं सुल्तान अब्दुल हसन होते हैं। कौन होते हैं? सुल्तान अब्दुल हसन होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सुल्तान। यहाँ के शासक, यहाँ के जो शासक होते हैं सुल्तान अब्दुल हसन, ये होते हैं यहाँ के शासक। कौन होते हैं? सुल्तान अब्दुल हसन। अब्दुल हसन ये यहाँ के शासक होते हैं। अब दूसरी तरफ पर बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पे कब्जा करते हैं, औरंगजेब ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। औरंगजेब इस क्षेत्र पे क्या करते हैं? इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। किस क्षेत्र पे? गोलकुंडा क्षेत्र पे कब्जा करते हैं। गोलकुंडा क्षेत्र पे कैसे कब्जा करते हैं और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब ये गोलकुंडा के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी, भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं। क्या होता है? भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी का मतलब होता है वे अपने पैसे के लिए, कह सकते हैं पैसे के लिए भी अपना मान धर्म सब न्यौछावर कर सकते हैं या बेच सकते हैं। उनका कार्य यही होता है कि उन्हें सिर्फ सिर्फ किससे मतलब है? सिर्फ पैसे से ही मतलब होता है। उनसे किसी भी अन्य चीज़ से नहीं मतलब होता है कि हमारा साम्राज्य में क्या हो रहा है, कि हमसे साम्राज्य क्या अपेक्षा कर रही है, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं। उनको केवल धनवान या कह सकते हैं अपने आप को शाही परिवार में दिखाने के लिए। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति के अंदर लालसा रहेगी कि हमें धनवान बनना ही है, तो जाहिर सी बात है धनवान बनने के लिए वे जाहिर सी बात कुछ ना कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटी करेंगे या जिससे उनके पास कह सकते हैं पैसा, भरमार पैसा आए। इसी वजह से जब आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, जो भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं उनके पास देखेंगे तो पैसा बहुत रहेगा। क्या होता है? पैसा बहुत रहता है। और वे पैसा कहाँ से आएंगे? आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में ले लीजिए, अभी ले लीजिए, जैसे कोई भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त होते हैं, क्या होता है? जैसे किसी भी अधिकारी के अंतर्गत मान लीजिए टेंडर कोई आ गया, उस टेंडर को देने के लिए अन्य जो टेंडर लेने वाले होते हैं उनको क्या होता है? पहले रिश्वत दे दिया जाता है। रिश्वत देने के पश्चात जो टेंडर बाद में निकलता है तो वही व्यक्ति को दिया जाता है जो पैसा पहले आपको ज़्यादा दे दिया रहता है। यही कहा जाता है भ्रष्टाचारी। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, वही होता है अधिकारियों के साथ। क्या होता है फिर? जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने अपने कूटनीति की वजह से, यहाँ पे लिखेगा अपने, यहाँ पे लिखे अपने कूटनीति, अपने कूटनीति, कूटनीति से इन जो अधिकारी होते हैं इनको रिश्वत दे देते हैं। क्या होता है? रिश्वत देते हैं। क्या होता है? इन अधिकारियों को जब रिश्वत दे देते हैं तो जो रिश्वत देने के पश्चात 1687 ईस्वी में क्या होता है? ये अधिकारियों पे क्या होता है? रिश्वत दे देते हैं। तो जो इनका क्या होता है, जब ये क्षेत्र होता है उसके बाद क्या होता है? 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में इस पर, इस क्षेत्र पर क्या होता है? इस क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। मुगलों का अधिकार, ये याद रखिए। क्या होता है? इस क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। कैसे होगा? सबसे पहले उन्होंने जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है, औरंगजेब ने गोलकुंडा क्षेत्र को घेर लेता है। घेर लेने के पश्चात उनके क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं। उनका सहयोग औरंगजेब को मिलता क्या होता है? औरंगजेब को उनका सहयोग मिलता है। सहयोग मिलने के पश्चात औरंगजेब उन्हें रिश्वत देते हैं। रिश्वत देने के पश्चात वे सभी कमियों को, या कह सकते हैं जो साम्राज्य में या जो दुर्ग होता है या जो गोलकुंडा क्षेत्र पे अधिकार करने की जो रणनीतियाँ होती हैं उन रणनीतियों को बता देते हैं। उन रणनीतियों के खिलाफ औरंगजेब ने उस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वह क्षेत्र उस समय मुगलों के अधिकार के अंतर्गत आता है या मुगलों के अधीन हो जाता है। जैसे कहा गया ना, सबसे पहले युद्ध में कह सकते हैं जो भी कोई भी साम्राज्य होता है, साम्राज्य को स्थापित करने से पहले लोग अपने जो वहाँ के लोग होते हैं उनके ऊपर विश्वास रखना जरूरी होता है। क्या होता है? जैसे जितने भी अभी तक इसके पहले जो शासक होते हैं, चाहे अकबर रहे हों, शाहजहाँ रहे हों, जहाँगीर रहे हों, ऐसे शासक थे। उन्होंने
बाहरी सेनाओं से या कह सकते हैं बाहरी क्षेत्रों से आक्रमण करने से पहले उन्होंने अपने जो अंदर के आंतरिक सैनिक होते हैं या जो उनके सूबेदार होते हैं या जो उनके सिपाही होते हैं, ऐसे सभी लोगों से उन्होंने अपने तालमेल को बनाए रखते हैं। उसके बाद फिर वे दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे। यही कार्य होता है। जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उन पे उनके जो अधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं, भी उनका सहयोग जो राज्य के जो शासक होते हैं सुल्तान अब्दुल हसन होते हैं, उनका सहयोग नहीं मिलता है। इसी वजह से कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से ये क्षेत्र उन्होंने मुगलों के अधीन हो जाता है। अब इसी के साथ जानेंगे जो मराठा क्षेत्र होता है, औरंगजेब के समय जो मराठा क्षेत्र होते हैं, जो मराठा शासक होते हैं, इन दोनों के बीच जब संघर्ष चल रहा था, कौन कौन से शासक इस समय सम्मिलित होते हैं। इस कह सकते हैं इस क्लास में हम लोग केवल उन शासकों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से शासक औरंगजेब के समय उस समय संघर्ष कर रहे थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। जब हम लोग मराठा क्षेत्र के बारे में मराठा क्षेत्र से संबंधित पढ़ेंगे, मराठा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो उनको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे अब केवल हम लिखेंगे मराठों का संघर्ष। यहाँ पे लिखिएगा तीसरी हेडिंग मराठों से संघर्ष। मराठों से संघर्ष। औरंगजेब के समय ऐसे कौन कौन से मराठा शासक थे जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे थे। देखिए, पहला जो शासक होते हैं उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले शिवाजी को लिखी। शिवाजी होते हैं, इन्हीं के शासनकाल में मराठा जो साम्राज्य होता है उसका विस्तार कर रहे थे। क्या होता है, विस्तार कर रहे थे। अगर जो शिवाजी होती है, इनकी मृत्यु की बात कर रहे थे, इनकी मृत्यु होती है 13 अप्रैल 1680 ईस्वी के। क्या होता है, 13 अप्रैल 1680। इसके बाद दूसरे जो कह सकते हैं जो मराठा शासक होते हैं, दूसरे मराठा शासक होते हैं संभाजी। कौन होते हैं, संभाजी के बारे में बात करेंगे। संभाजी, अगर संभाजी की बात की जाए तो इनकी मृत्यु होती है 21 मार्च 1689 को। कितना, 21 मार्च 1689 ईस्वी को। क्या होता है, 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की मृत्यु होती है। अगले जो शासक होते हैं राजा राम। कौन होते हैं, राजा राम होते हैं। जो राजा राम कौन होते हैं, राजा राम। अगर राजा राम की बात की जाए तो इनकी मृत्यु होती है 12 मार्च 1700 ईस्वी को। कितना, 12 मार्च, यहाँ पे लिखेगा 12 मार्च 1700 ईस्वी को। कितना, 1700 ईस्वी को। ये ऐसे शासक होते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे मुगल साहब मराठा शासक होते हैं। क्या होता है, ये ऐसे मराठा शासक होते हैं जिन्होंने जब औरंगजेब शासन कर रहे थे, उन्होंने अपने साम्राज्य जो मराठा क्षेत्र होता है उसके साम्राज्य विस्तार करने के लिए औरंगजेब से इनके बीच कह सकते हैं संघर्ष जारी था। इन संघर्षों को जानने के लिए जब हम लोग मराठा के बारे में अध्ययन करेंगे या मराठा क्षेत्र से संबंधित अध्ययन करेंगे, तब इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी से केवल नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शासक होते हैं जो औरंगजेब के समय या कह सकते हैं मुगलों के समय अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए रणनीतियां बना रहे थे। कौन होते हैं, शिवाजी होते हैं, संभाजी होते हैं और राजा राम होते हैं। आज के लिए बस इतना है। आज जो दूसरी क्लास होगी, कल की क्लास में हम बात करेंगे जो शिवाजी की जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के समय चित्रकला किस स्थान पे थे या कह सकते हैं उनके शासनकाल में चित्रकारी विभाग जो होता है अपने किस स्तर पे था, और उसी के साथ साथ जानेंगे उनके शासनकाल में जो स्थापत्य कला होती है, स्थापत्य कला अपने किस स्तर पे थी। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में जो स्थापत्य कला होती है, उन स्थापत्य कला के नाम पूछे जा सकते हैं कि उनके शासनकाल में कौन सी चित्रकारी विभाग होती है। ऐसे संबंधित क्वेश्चन कई बार कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से इन जो स्थापत्य कला होती है, चित्रकारी विभाग होती है, कौन से चित्रकार होते हैं, कौन से स्थापत्यकारी शैली में बनाई गई है और कहाँ पे अवस्थित है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप जैसे पीसीएस का एग्जाम देते होंगे या वनडे एग्जाम देते होंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इसी वजह से इन पर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।